हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से रिलेटेड एक एक्सक्लूसिव सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके पहले उस वीडियो लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस पर आएँगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में जो है हमने चैप्टर नंबर 1 आर्थिक स्थिति एक समीक्षा उस टॉपिक पे चर्चा की थी। आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, लेकिन चैप्टर नंबर 3 जो है वो चैप्टर नंबर 1 से जो है वो इंटर रिलेटेड है। तो इसलिए पहले हम लोग चैप्टर नंबर 3 पहले पढ़ लेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जाए, उसमें से अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो उसमें से जो 3 क्वेश्चन होंगे वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें काफ़ी डेटा आपको रटने हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसे आप सिंपल मैथमेटिक्स का यूज़ करके जो है बहुत सारे डेटा याद ना रख के थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके एक अप्रॉक्सीमेट आंसर आप लगा सकते हो। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक है और मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है और इसमें थोड़ा पेशेंस रखना आपको ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक को आप सीख जाते हो तो आपको जितने भी आगे आने वाले चैप्टर हैं उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने नोट्स बनाया हुआ है। अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरे को नीचे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने कोई स्वर्ग से इसको नहीं बनाया, ये नॉर्मल जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो आपके चीज़ें लिखी हुई है उसी को मैंने एक कंसाइज फॉर्म में लिखा हुआ है, जो इस वीडियो लेक्चर में भी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन कुछ एडिशनल चीज़ें मैंने इसमें लिखी हुई है जो मैं आपको समय समय पर लेक्चर के दौरान बताता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका जीएसडीपी ग्रोथ रेट के बारे में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है आपका राज्यीय आय। ठीक है, अब मेरे को ये बोलते नहीं बन रहा राज्यीय आय। पहले मेरे ख्याल से चैप्टर का नाम जो पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में राजकीय आय था। ठीक, तो चलो जो भी नाम है, तो जो दिया हुआ है सबसे पहले आपका पॉइंट आपको स्थिर भाव पर 2011-12। ठीक है, स्थिर भाव 2011-12 लिया जाता है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वन बाय वन करके जो है मैंने जो नोट्स पे लिखा हुआ है आपके लिए, वही चीज़ों को जो है हम लोग वन बाय वन करके सीखते हैं। तो चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले जो इसमें डेटा दिया हुआ है वो जीएसडीपी का आंकड़ा दिया हुआ है। जीएसडीपी मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, और इसको हमको याद रखना है स्थिर भाव पर वैल्यू। अब ये स्थिर भाव क्या है कि एक बेस ईयर को जो हम लोग रेफरेंस मानते हैं किसी वित्तीय वर्ष को, और उसके आधार पर जो है वो चीज़ों की गणना करते हैं। ठीक है, अब ये गणना क्यों करते हैं बेस ईयर के आधार पर? जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि बेस ईयर क्यों लिया जाता है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर नहीं बता रहा आपको इकोनॉमिक्स की चीज़ें, जब आप मेरे से पढ़ोगे कभी इकोनॉमिक्स तो पूछ लेना भाई। ठीक है, जीएसडीपी का जो आंकड़ा दिया हुआ है 278,49,636 लाख। ठीक है, इतने ये लाख रुपए में है। ठीक है, तो 278,49,636 इसको आप पक्के से याद रखिएगा। अभी मैं इसको बताऊंगा इसको कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, जब मैं आपको कुछ डेटा बताऊंगा वहाँ पे आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको पहले आप अच्छे से याद कर लिए, 278,49,636 लाख, ये याद हो गया। नेक्स्ट जो डेटा दिया हुआ है उसको देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम। ठीक है, जब हम लोग राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनएनपी मतलब आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या फिर इसको निवल राष्ट्रीय उत्पाद भी बोलते हैं। जब इसको हम लोग साधन लागत या फिर कारक लागत पे गणना करते हैं तो वो जो आता है वैल्यू, उसको हम लोग जनसंख्या से जब डिवाइड करते हैं तो यही होता है आपका पर कैपिटा इनकम। ठीक है,
तो अभी जो है हम लोग एनएनपी जो निकालेंगे वो हम लोग स्टेट के आधार पर निकालेंगे, देश के आधार पर नहीं, ठीक है। तो जो भी एनएनपी जो होगा फैक्टर कॉस्ट पे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का, उसको हम लोग जनसंख्या से डिवाइड करेंगे तो आपका पर कैपिटा इनकम या फिर आपका प्रति व्यक्ति आय आएगा। देखो, आर्थिक सर्वेक्षण में जितनी भी चीज़ें पढ़ना है आपको स्थिर मूल्य पे पढ़ना है, ठीक है। स्थिर मूल्य पर गणना इसलिए की जाती है ताकि जो भी चीज़ें हैं उस पर महंगाई का प्रभाव परिलक्षित ना हो। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े होगे तो आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा था, जो मेरा बताने का मकसद था कि स्थिर मूल्य पर गणना क्यों की जाती है। 2021-22 के अनुसार पर कैपिटा इनकम छत्तीसगढ़ की प्रचलित मूल्य या फिर बाजार मूल्य पर, इसको अपन को याद रखना है, वो है आपका 118,401 रुपये, ठीक है। 118,401 रुपये, इतना आपको याद रखना है। अब इसकी प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में, या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 2020-21 के कंपैरिजन में 2021-22 में पर कैपिटा इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11.93% की, लगभग 12% या फिर 11.93, इसको एग्जैक्ट डेटा याद रखिए तो बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। 12% यह है और 12,000 के आसपास जो है आपका वृद्धि हुई है मूल्य में। तो आपसे जो है प्रतिशत वृद्धि दर भी पूछ सकता है, 11.93 याद रखिएगा, और मूल्य के आधार पे भी कितनी वृद्धि हुई है वो भी आप याद रखिएगा, 12,623 रुपये। इसको क्यों याद रखना? क्योंकि ये पेपर में आया हुआ था, ठीक है। तो पेपर में हेडलाइंस है यार, 12,623 रुपये जो है वो आपके पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई है, ठीक है। इसी प्रकार 2020-21 में जो हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी 105,778 रुपये, ठीक है। आप इसमें से जो है वो आप इसको माइनस भी कर दोगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया है यहाँ पर। आपका काम केवल इसको याद रखना, 12,623 रुपये और आपका 118,401 रुपये, इसको आपको याद होना चाहिए, और प्रतिशत वृद्धि याद होना चाहिए पर कैपिटा इनकम से। याद रखिएगा कि ये प्रचलित मूल्य पर ही हमको याद रखना है, स्थिर मूल्य पर इसको नहीं याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, हमको अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़े अब याद रखना है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। इसमें ऐसा लगेगा कि मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा मेन मकसद इकोनॉमिक्स पढ़ाना नहीं है, आपको ये बताना कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर में छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स सर्वे में कौन कौन सी चीज़ें को हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और आपका तृतीयक, या फिर इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। इंग्लिश में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है। आप जानते ही होंगे कि प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें हम लोग किसी भी प्राकृतिक संसाधन को कच्चे माल के तौर पे प्राप्त करते हैं। अब ये कच्चा माल क्या होता है? बेसिकली क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हमको बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, हम लोग उसको खेत में जो है वो गेहूँ, मान लो गेहूँ से बिस्किट बना रहे हैं अपन, तो खेत में जो है वो आप गेहूँ बोगे, ठीक है। तो वो क्या है, जो हमारा गेहूँ है वो एक प्रकार का कच्चा माल है। तो मतलब खेती करना जो है वो फसलें उत्पादन करना, इसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर के अंदर कंसीडर करेंगे। तो गेहूँ क्या हो गया, बिस्किट के लिए एक कच्चा माल है। जब वो बिस्किट, अब गेहूं को बिस्किट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो अगला सेक्टर होगा उसको द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पर इस गेहूं की प्रोसेसिंग होके ये गेहूं जो है वो बिस्किट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को किसी न किसी प्रकार के प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फिर उद्योग की ज़रूरत होगी। तो जो आपका उद्योग सेक्टर होगा वो आपका द्वितीयक क्षेत्र भी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है तीसरा काम जो है, जब हम लोग इस उत्पादित वस्तु को जो है हम लोग क्या करते हैं, बाजार में बेच देते हैं, ठीक है। तो बेचने के लिए जो हम लोग जो सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के आपके परिवहन से रिलेटेड सेवाएं हो गई और आपका भंडारण स्टोरेज से रिलेटेड सेवाएं हो गई, ये सारे के सारी जो सेवाएं हैं वो आपके तृतीयक या फिर टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। समझ गया होगे इस एग्जाम्पल से?
अब अपन को क्या याद रखना है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से आर्थिक सर्वेक्षण में आपको जो है वो विभिन्न सेक्टरों के जो है ग्रोथ रेट आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, अगर ये आप डेफिनेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिसको हम लोग को आर्थिक सर्वेक्षण में देखना है। पहला है आपका फसलें, ठीक है। इसी क्रम में याद रखिएगा जिस क्रम में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये क्रम याद कर रखोगे तो जब आपको मैं ग्रोथ रेट रटवाऊँगा तो आप जो है भूलोगे नहीं उसको, ठीक है। पहला है आपका फसलें प्राथमिक सेक्टर में, सेकंड है आपका पशुपालन, ठीक है। थर्ड है आपका वन उद्योग एवं लट्ठे बनाना, ठीक है। फोर्थ है आपका मछली उद्योग। तो ये 1 2 3 4 इन चारों को जब हम लोग जोड़ देते हैं आपस में तो वो कहलाता है आपका कृषि क्षेत्र। तो मतलब कृषि के अंतर्गत में क्या क्या शामिल होता है, फसलें, पशुपालन, वन उद्योग एवं लट्ठे और आपका मछली उद्योग। याद करिए आपको पिछला चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था आर्थिक सर्वेक्षण का, तो मैंने उसमें आपको क्या बताया था कि फसलों का कृषि का मतलब प्राइमरी सेक्टर नहीं होता है, ठीक है। कृषि का मतलब केवल प्राइमरी सेक्टर नहीं होता है, कृषि के साथ साथ जो है वो आपका खनन एवं उत्खनन भी जो है वो प्राथमिक सेक्टर का हिस्सा है, ठीक है। तो कृषि के अलावा जो है आपका खनन उत्खनन भी जो है वो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है, क्योंकि खनन उत्खनन भी जो है हम लोग एक प्रकार का कच्चा माल हम लोग उससे प्राप्त करते हैं। जैसे कि अयस्क हो गया, ये अयस्क जो है हम लोग किसी इंडस्ट्री में भेजकर उसको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए लोहे का कोई अयस्क है, मान लीजिए लोहे का हम लोग हेमेटाइट निकालते हैं छत्तीसगढ़ में, उसको हमने निकाला तो ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर, मतलब खनन उत्खनन का कार्य प्राइमरी सेक्टर हो गया। हमने उसको प्रोसेस करने के लिए जो है स्टील बनाने के लिए आपका बीएसपी में भेजा, ठीक है। तो बीएसपी क्या हो गया, एक प्रकार का आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया। थर्ड क्या है, इसको जब बना हुआ स्टील को जो हम लोग किसी को बेच दिए, ठीक है, तो वो हो गया आपका टर्सरी सेक्टर। मान लीजिए रेलवे को बेच दिए हमने आपका ट्रैक बनाने के लिए, ठीक है, तो वो हो गया आपका तृतीयक सेक्टर। तो खनन उत्खनन भी जो है वो आपके कृषि के साथ जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो कृषि का मतलब जो हमने पहला चैप्टर में देखा था उसमें आपके 4 सेक्टर फसलें, पशुपालन, वन उद्योग एवं लट्ठे एवं मछली उद्योग, के चारों को मिला के कृषि बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं। पहला होता है विनिर्माण, विनिर्माण को इंग्लिश में बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, ये तो जान गए होंगे, उसमें कोई नहीं है। निर्माण, निर्माण का मतलब कंस्ट्रक्शन, ये तीनों को मिला के जो होता है वो द्वितीय क्षेत्र होता है, ठीक है। अब देखिए द्वितीय क्षेत्र और इस खनन उत्खनन को, प्राथमिक सेक्टर के खनन उत्खनन को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो ये मिला के जो है वो उद्योग क्षेत्र बनता है, ठीक है। तो अगर उद्योग क्षेत्र की बात करें तो उसमें केवल ये द्वितीय सेक्टर के क्षेत्र नहीं आएंगे, इसमें आपका खनन उत्खनन वाला जो क्षेत्र है वो आपका औद्योगिक क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र को जब हम लोग खनन उत्खनन के साथ ऐड कर देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, उद्योग बन जाता है। क्लियर ये। सेवा क्षेत्र में कुछ नहीं है, सेवा क्षेत्र में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी, जैसे कि आपका पहला बाइफरकेशन, ये आपको आर्थिक सर्वेक्षण में देखने को एज इट इज़ मिल जाएगा, ठीक है। मैं जब आपको डेटा रटवाऊंगा तो उसमें लिखूंगा भी। व्यापार, होटल, जलपान गृह, परिवहन, संग्रहण, संचार, सेकंड पॉइंट। तीसरे में आपका रेलवे, परिवहन रेलवे के अतिरिक्त, ठीक है, ऐसा परिवहन जो रेलवे के अतिरिक्त है। देखो ये दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं यहाँ पर नरेट कर रहा। अभी जो हम लोग बड़ा वाला टेबल बनाएंगे उसमें मैं आपको ये सीधा चीज़ें जो है लिख लिख के दिखा दूंगा, ठीक है, तो वो अच्छा क्लियरली विजिबल होगा। नेक्स्ट है आपका भंडारण, संचारण एवं प्रसारण सेवा, वित्तीय सेवा, स्थावर संपदा, आवास गृहों को व्यावसायिक सेवा, ठीक है, लोक प्रशासन एवं अन्य सेवा। ये मिला के आपका क्या होता है, तृतीय क्षेत्र होता है। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत इतनी सारी सेवाएं शामिल हैं, ठीक है। तो देखो आप बोलोगे अब इतना सारा याद रखना है क्या, नहीं याद रखना है, मैं बताऊंगा आपको क्या याद रखना है। तो कोई भी प्रकार की सेवा जो है वो आपके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत काउंट होगी, ठीक है। मेरे ख्याल से जो है मैंने आपको इतनी चीज़ें स्पष्ट की है। मैं एक बार थोड़ा सा हट जाता हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा सैंपल। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पर आपके जो नोट्स में लिखा हुआ है, इस नोट्स में मैंने आपको कुछ
थ्योरी भी लिख दिया आपका, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र भी क्या होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड टेबल बना के दिया है, उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियरली विजिबल है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ तक बता दिया। इसके आगे के जो थोड़ी सी चीज़ें हैं वो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। और जो अब चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टेबल को आप देखोगे और अगर आप इसको सीख गए तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, उसको भी ज़रूर सीखना, क्योंकि वो और इससे मोस्ट प्रोबेबली यहीं से जो है वो आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वो स्टार्टिंग वाला मैंने बताया था वो तो चलो फाउंडेशन हो गया, बट इस टेबल से और उसके बाद वाला जो टेबल आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो मैं साइड हट जाता हूँ। मैं आपको जो नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है वो आपको पहले मैं बता देता हूँ कि वो क्या प्रोवाइड किया है। आपके नोट्स में जो है वो मैंने 2 एडिशनल चीज़ें प्रोवाइड की हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, मैंने आपको जो है आपको तालिका नंबर 3.9, अगर आप जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसका आप प्रिंट आउट लेके रख लो। ठीक है, मतलब जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया है। अच्छा हाँ, जिनको पीडीएफ नहीं मिला है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ निकाल लो भाई लोग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, बाकी जगह मुझे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम में भी फॉलो करके जो है आप फाइल वाले सेक्शन में जाके वहाँ से आर्थिक सर्वेक्षण का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, और प्रिंट आउट निकाल करने के बाद अगर आप लेके नहीं बैठे हो तो प्रिंट आउट निकालने के बाद जो है अपने सामने आर्थिक सर्वेक्षण रखना। ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप चेकआउट करना वहाँ पर। ठीक है, अभी तो अब जिन लोगों ने करवा लिया बहुत अच्छी बात है, तो कृपया जो है वो अपना आर्थिक सर्वेक्षण खोल लें और उसमें जो है इसी राज्य आय वाला चैप्टर नंबर 3 में आपका तालिका नंबर 3.9 खोल लें। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। चलो, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। देखो इसमें तालिका नंबर 3.9 में देखिए बहुत सारे जो है वो आपको 2016-17 से आई गेस दिया हुआ है, मेरे अभी ध्यान में नहीं है क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा वो। ठीक है, 3.9 वाला टेबल देखोगे तो 2016-17 फाइनेंशियल ईयर से लगभग आपका 21-22 तक का डेटा दिया हुआ है। उसमें आपका दिया हुआ है छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर। ठीक है, और स्थिर भाव पर दिया हुआ है, लेकिन वो स्थिर भाव पर जो दिया हुआ है वो मूल्य में वैल्यू है, मतलब जीएसडीपी की जो है मूल्य में कितनी वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है इसमें। ठीक है, बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे जीएसडीपी जो 278, 49, 636 रटे थे वो बेसिकली मूल्य के आधार पर जो है वो हमारे जीडीपी की गणना की है। तो 2 आधार पर गणना की जाती है, एक मूल्य के आधार पर और एक प्रतिशत के आधार पर। तो जो आपका 3.9 वाला जो टेबल है वो आपका मूल्य के आधार पर टेबल है। देखो इससे मूल्य के आधार वाले जो टेबल मैंने आपको बना के दिया हुआ है, ठीक है, बनाया क्या है, छापा हुआ है मैंने। ठीक है, आप भी छाप सकते हो, बस ये है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखो मैंने भी छापा हुआ है वहाँ से 3.9 टेबल से, वहाँ से आप छापिएगा इसको और उसके बाद आप देखिएगा मूल्य के आधार पर चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपको केवल आपको 2021-22 का जो कि मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किया वही रटना है, वहाँ से ही क्वेश्चन आ सकता है अगर आया भी तो। हालांकि इसके आने की संभावना काफ़ी कम है क्योंकि आप इसको रट नहीं सकते पहली चीज़ तो, लेकिन मैं आपको इस टेबल में जो आपको स्क्रीन पे अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, उस टेबल से जो है आप ये वाले टेबल को जो है आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो टेबल जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो आपको बोर्ड में लिखे हुए चीज़ों से जो है वो आपको विजिबल हो जाएगा कि मैं कैसे लाया हूँ उसको। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो इधर ध्यान दो पहले। तो ये मूल्य के आधार पर जो चीज़ें लिखी हुई है उसमें देखो जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप उसको ऐड करोगे तो ऐड करने से आपका ये वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू नहीं आएगी तो बोलोगे फिर क्या आएगा। ठीक है, उससे आएगा आपका जीएसडीपी मूल्यवर्धन। अब ये क्या चीज़ है, देखो जब हम लोग जीएसडीपी में से आपका उत्पाद कर को माइनस कर देते हैं तो उससे जो वैल्यू आती है उसको हम लोग बोलते हैं जीएसडीपी मूल्यवर्धन। ठीक है, जब मैं आपको इकोनॉमिक्स का भी पढ़ाया तो मैं आपको ये बता दूंगा कि ये मूल्यवर्धन क्या होता है, जीएसडीपी क्या होता है, उत्पाद कर। ठीक है, ये
जब जीएसडीपी में से आप उत्पाद कर को माइनस करोगे तो वो आएगा आपका जीएसडीपी मूल्यवर्धन। तो जितने भी आपकी वैल्यू दी हुई है आपका किसके आधार पर, मूल्य के आधार पर जीएसडीपी की गणना, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, अगर आप उसको ऐड करोगे तो वो आएगा आपका जीएसडीपी मूल्यवर्धन। ठीक है, तो आप जीएसडीपी मूल्यवर्धन को जो है वहाँ पे लिखना। तो आपको पहले ये चीज़ डेटा याद होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। इस डेटा को आप याद करो। आपको उत्पाद कर याद होना चाहिए। ठीक है, 221, 64, 94। अगर आप इसको माइनस कर देते हो तो आपका आता है जीएसडीपी मूल्यवर्धन। क्लियर? ये आने के बाद अब आप इस टेबल में आ जाओ। अब इसमें मैंने क्या दिया हुआ है आपको, छत्तीसगढ़ में उद्योग समूह की जीएसडीपी में स्थिर भाव पर प्रतिशत भागीदारी एवं वृद्धि दर, ठीक है, 2021-22 के आधार पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सेक्टर हमने जो इकोनॉमिक्स के देखे थे उनकी जो है प्रतिशत भागीदारी, मतलब अर्थव्यवस्था में, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में उनकी प्रतिशत भागीदारी कितनी है स्थिर मूल्य पर, प्लस सेकंड चीज़ आपको रखना है वृद्धि दर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जितने भी हमने आपका सेक्टर देखे थे आपका पहले वाले स्लाइड में, अब इस स्लाइड में आपको क्या देखना है, उनकी वृद्धि दर को भी देखना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे प्रतिशत भागीदारी देखेंगे, फिर वृद्धि दर देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको क्रम से बताया था, रटवाया था, वही क्रम पे यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले हम लोग 1 बाय 1 करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बाकी तो आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको छापना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप अपना थोड़ा सा मेहनत करके आर्थिक सर्वेक्षण से भी जो है वो नोट डाउन कर सकते हो। मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला देखा था हमने फसलें था आपका, इस बार का जो है 21-22 के आधार पर प्रतिशत भागीदारी है 10.09 और वृद्धि दर है 3.95। इसी प्रकार पशुपालन 1.63 और ये 2.27 आपका वृद्धि दर हो गया। वन उद्योग एवं लट्ठे बनाना ये 2.74, इसकी वृद्धि दर अगर देखोगे तो 1.57 है। मछली उद्योग 2.27 इसकी प्रतिशत भागीदारी है, जबकि इसकी वृद्धि दर कितनी है 7.68। ठीक है, अगर आप इन चारों सेक्टर को ऐड करते हो, आप कैलसी लेके जो है वो आप इन चारों को ऐड करके देखना तो आपका एग्जैक्टली जो है वो आपका कृषि के बराबर आएगा। ठीक है, ये 16.73 जो प्रतिशत भागीदारी है, ठीक है, इसको आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल चारों को अगर डेटा याद है तो आप जो है उसको ऐड करोगे तो 16.73 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वृद्धि दर जो अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो इन चारों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका 3.88 नहीं आएगा। ठीक है, बेसिकली आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, कोशिश करना। मेरे ख्याल से अगर इन चारों को जो है वो आप जोड़ के इसका एवरेज निकालने की कोशिश करोगे, एक बार मैं कैलसी से खुद करके देखता हूँ। ठीक है, अगर वो आ जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है, कितना है 3.95, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पर। 2.27 प्लस 1.57 प्लस 7.68। ठीक है, ये चारों को मैंने जोड़ा और उसका जो है एवरेज लिया। ठीक है, 3.86 आ रहा है, लगभग आपका 3.88 के बराबर है। तो आपको क्या करना है, इन चारों को ऐड करना है और उसका एवरेज निकालना है, तब जो है आपका कृषि क्षेत्र की भागीदारी प्रतिशत वृद्धि में आएगी। ठीक है, इसको याद रखना। तो इसमें आपको सीधा ऐड करना है और इसमें जो है आपको ऐड करके जो है उसका एवरेज निकालना है। कर लोगे? नेक्स्ट, आपको खनन उत्खनन का प्रतिशत दिया है 10.36 और 11.73, सॉरी 11 नहीं है वो 17.23 है। इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र 27.08 और 8.60 ये प्रतिशत वृद्धि हो गया। अब प्राथमिक सेक्टर को भी जो है आपको क्या करना है, प्राथमिक सेक्टर को निकालने के लिए इन पांचों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका प्राथमिक सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको अलग से याद रखना नहीं है, इसको भी आपको अलग से याद नहीं रखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करिए और जो है प्राथमिक क्षेत्र आपका आ जाएगा आराम से। ठीक है, कृषि सेक्टर याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन चारों को आपको ऐड करना है, आपका कृषि सेक्टर आ जाएगा। दो डेटा आपको याद नहीं करना। अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है आप एवरेज निकाल के जो है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जो है वो एवरेज क्या 2 × 2 का मल्टीप्लाई भी जो है वो आप 5 लिख देते हो वहाँ पर।
ये होता है क्योंकि टाइम का प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें, प्रेशर बहुत ज़्यादा आदमी पे आ जाता है, ठीक है। तो पैनिक में इंसान जो है वो गड़बड़ कर देता है। तो मैं बेटर आपको सलाह दूंगा कि आपको सीधा रट्टा मारना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट ये टेबल तो आपको रट्टा मारना ही चाहिए। तो वहाँ पे ज़्यादा सोचने का नहीं, केवल आपको डेटा एकदम स्पष्ट याद होना चाहिए इसका, ये वाला एटलीस्ट। इसके बाद वाला भी बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला और वो वाला दोनों टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका विनिर्माण सेक्टर, देखोगे तो 20.38% भाग वृद्धि दर जो है वो 15.21। इसी प्रकार विद्युत गैस जल आपूर्ति, इसका जो है 9.77, ठीक है, और वृद्धि दर कितनी है 9.01। निर्माण सेक्टर देखोगे तो 10.11, ठीक है, वृद्धि दर अगर देखोगे तो 20.94, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र देखोगे तो 40.25, ठीक है, वृद्धि दर कितना है 14.99। उद्योग का देखेंगे तो आप द्वितीय क्षेत्र प्लस खनन उत्खनन, तो मैंने आपको बताया था कि ये द्वितीय क्षेत्र हो गए आपके 16.73, 20.38 और 9.77। इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा द्वितीय क्षेत्र। इसमें आपको 16.73 नहीं है, 20.38, 9.77, 10.11, इनको ऐड करोगे तो आपका आएगा कितना 40.25। ये आपका हो गया द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। अब इस 40.25 में आपको क्या ऐड करना है, खनन को ऐड कर देना है, तो आ जाएगा आपका 50.61, ठीक है। तो ये वाला डेटा और ये वाला डेटा, मतलब आपका द्वितीय क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को भी आपको सेपरेटली याद नहीं रखना है। वैसे ही आपका एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब चारों का ग्रोथ रेट को ऐड करना है और उसका जो है आपको एवरेज निकालना है, तो आपका क्या आ जाएगा प्रतिशत वृद्धि भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर वही बोलता हूँ कि आप जो है इसको जोड़ने घटाने के चक्कर में मत रहो, इसको सीधा याद कर लो। नेक्स्ट आपका सेवा क्षेत्र, देखो सेवा क्षेत्र का बहुत सारा क्लासिफिकेशन दिया है आपके आर्थिक सर्वेक्षण में, और जो मैं आपको नोट्स जो प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ है चीज़ें, लेकिन आपको उसको याद नहीं रखना है उतना सारा, ठीक है। उसका रीज़न क्या है मैं अभी बता दूंगा आपको। 32.66 आप इसका भागीदारी याद रखिएगा, 8.54 जो है इसका ग्रोथ रेट याद रखिएगा सेवा क्षेत्र का, ठीक है। अभी ये हो गया, मैं अब रीजन बताऊंगा जो आखिरी में इसके बाद, ठीक है, कि आपको जो है सेवा क्षेत्र का क्लासिफिकेशन क्यों याद नहीं रखना। अब देखो इतनी सारी चीज़ें हमने मान लो रट ली इसकी, ठीक। अब जो मैं बता रहा हूँ ना उससे आपका मूल्य में आप जो है इसका वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जो आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद मूल्यवर्धन आएगा किसको माइनस करने से, जीएसडीपी और उत्पाद कर को माइनस करने से, जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का यहाँ पे प्रतिशत भागीदारी का प्रतिशत निकालो। मान लेते हैं इसकी वैल्यू आई एक्स, काइंड ऑफ एग्जाम्पल, मैं ऐसा सिंपल ले रहा हूँ, अरे मैं एक्स भी कैसे लिख रहा हूँ, ये एक्स आ गया मान लो, ठीक है। ये आपका जीएसडीपी मूल्यवर्धन एक्स आया। अगर आपसे पूछा कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थिर भाव पर 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मूल्य के आधार पे वैल्यू बताइए, ठीक है, किसकी, कृषि सेक्टर की मान लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो भी आपका मूल्यवर्धन की वैल्यू आएगी, ठीक है, आपको ये दो डेटा याद है, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो जीएसडीपी याद कर लेना और जीएसडीपी मूल्यवर्धन याद कर लेना, दोनों याद कर सकते हो, ठीक है। इसको छोड़ भी दोगे उत्पाद कर को तो अपन को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उत्पाद कर निकालना होगा तो आप जीएसडीपी और इसको माइनस कर दोगे तो भी उत्पाद कर निकल जाएगा। अब जो जीएसडीपी मूल्यवर्धन आपका आ गया, अब जो जीएसडीपी मूल्यवर्धन जैसे कि मान लीजिए एक्स आया है, उस एक्स का जो है आप 10.09% निकालोगे तो आपको जो है वो फसल का जो है मूल्य पे वैल्यू मिल जाएगा। मैंने आपसे बोला कृषि पे निकालने के लिए, तो उसी एक्स का जो है 16.73% निकालिए तो आपको जो है वो कृषि का जो है मूल्य पे वैल्यू पता चल जाएगा। करके देखना, एग्जैक्टली वही आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है आपका इधर उधर आएगा, क्योंकि देखिए परसेंटेज को उसमें अप्रॉक्सीमेट किया है और ये वैल्यू जो है बहुत बड़ी है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, उससे चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका एग्जैक्टली परसेंट निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आप जो है जो भी आपके आर्थिक सर्वेक्षण में मूल्य पे वैल्यू दी हुई है
फसलों की, उसको आप डिवाइड करिएगा इससे मूल्यवर्धन से, जो भी परसेंटेज आएगा वो फ्रैक्शन में बहुत लंबे समय तक आता है, मतलब बहुत लंबा वैल्यू आता है। ठीक है, उसको शॉर्ट करके उसने 10.09 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू बहुत बड़ी है, इसलिए जो है परसेंटेज में एक आध वेरिएशन करने से, अप्रॉक्सीमेट करने से परसेंटेज को आपके वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मूल्य के आधार पर वैल्यू आज तक ना पूछा है और ना ही मेरे ख्याल से पूछेगा। ठीक है, आपको मेन चीज़ याद रखना है प्रतिशत भागीदारी और आपका वृद्धि दर याद रखना। अब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको पूछ सकता है। ये मैंने क्या लिखा है आप सोच रहे होगे। ठीक है, ये मैंने ये लिखा है कि जीएसडीपी की भागीदारी में विभिन्न सेक्टरों के क्रम। ठीक है, क्वेश्चन आपसे आ सकता है छत्तीसगढ़ में व्याप्त उद्योग समूह की जीएसडीपी स्थिर भाव में प्रतिशत भागीदारी का क्रम लिखिए। ठीक है, आपको 5 ऑप्शन दे देगा। तो अपन को क्या करना है कि ये प्रतिशत भागीदारी अगर आपको याद है तो आप उसका क्रम बता सकते हो। सबसे ज़्यादा परसेंट किस उद्योग समूह की भागीदारी परसेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है, देख के बताओ मेरे को, किसकी भागीदारी सबसे ज़्यादा दिख रही है आपको? उद्योग सेक्टर की जो है भागीदारी सबसे ज़्यादा दिख रही है 50.61। तो मैंने इसलिए उद्योग को जो है सबसे आगे लिखा हुआ है। ठीक है, आप अरेंज कर लोगे इस आधार पर। उद्योग के बाद देखिए सेवा की सेवा लिखा है क्या मैंने? अच्छा ठीक है, मैंने द्वितीयक सेक्टर और प्राथमिक सेक्टर को जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि द्वितीयक सेक्टर और प्राथमिक सेक्टर जो है वो जब हम लोग सेक्टर वाइज कंपैरिजन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा वहाँ पर। मैंने उद्योग इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उद्योग का जो है वो आपका पहले चैप्टर में आपका मेंशन है। ठीक है, अलग से उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र, इसलिए उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र का भी जो है कंपैरिजन मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप ज़्यादा समझदार होगे। यहाँ से जो पहला है उसको आपको पहले में लिखना है, जो सबसे कम है उसको आपको आखिरी में लिखना है, बाकी आपको ऐसा अरेंज करना है। तो देखिए उद्योग सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद सेवा है, फिर विनिर्माण है, फिर कृषि है, फिर खनन उत्खनन है, फिर विनिर्माण है, फिर फसलें हैं, विद्युत गैस जलापूर्ति है, उसके बाद वन उद्योग और लट्ठे हैं उसके बाद, और उसके बाद है पशुपालन। ठीक है, तो आप जो है घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में इसको जमाने को आपको आ सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार आपको ग्रोथ रेट भी जो है वो घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में जमाने के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप ये सीख गए होगे तो आप जो है वो जमाना सीख जाओगे। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किया है, जगह नहीं था इसलिए दिखाया नहीं, आपको क्षेत्रवार भागीदारी भी बताया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर भागीदारी रखता है? देखिए आपका द्वितीयक सेक्टर सबसे ज़्यादा भागीदारी रखता है 40.25%। उसके बाद है आपका तृतीयक सेक्टर या फिर सेवा क्षेत्र 32.66। प्राथमिक सेक्टर की भागीदारी कितनी है आपकी? 27.08। तो सबसे पहले कौन है? द्वितीयक सेक्टर, फिर तृतीयक सेक्टर और उसके बाद प्राथमिक सेक्टर। ये क्षेत्रवार भागीदारी है छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में। ठीक है, स्थिर भाव पर 2021-22 में। ठीक, इसके बाद जो है पहले चैप्टर के आधार पर अगर देखें तो सेवा, कृषि और आपके उद्योग सेक्टर में कौन कौन है। तो सबसे पहले देखिए तो आपका उद्योग सेक्टर सबसे ज़्यादा है 50.61। उसके बाद क्या है आपका तृतीयक सेक्टर या फिर सेवा सेक्टर 32.66 और उसके बाद है आपका कृषि। कृषि कहाँ गया? ये रहा 16.73%। ठीक है, तो इस आधार पे भी आप जमाइए। इस आधार पर भी क्वेश्चन कुछ भी बोले, अगर आपको जो है टेबल याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको मेरी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, इसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जिसको आपका क्वेश्चन पूछता है बार बार, वो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए कुछ और डेटा देख लेते हैं। और ये टेबल भी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टेबल से किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है एक आध क्वेश्चन जरूर आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप एनालिसिस करना इस टेबल और जो पास्ट वाला जो टेबल है उससे हर साल लगभग क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये वाला टेबल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल के ऊपर में हम लोग चर्चा जो है वो आपके पहले चैप्टर में भी कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर आपका 1
दोनों के दोनों इंटर रिलेटेड है, इसलिए हम लोग इसको एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक, इसमें क्या है, मैंने आपको फसलें, पशुपालन, वन उद्योग, लट्ठे, मछली उद्योग, खनन उत्खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र, ये जो मैंने सीक्वेंस आपको रटवाया था वही सीक्वेंस पे जो है हम लोग क्या देखेंगे, सर्वाधिक वृद्धि दर, न्यूनतम वृद्धि दर, ऋणात्मक वृद्धि दर और उनकी प्रवृत्ति। प्रवृत्ति के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। अगर आपको नहीं समझ में आता प्रवृत्ति क्या है तो आप जो है पहला लेक्चर देखोगे। ठीक है, यही सीक्वेंस में हमने लास्ट टाइम भी रटा था, इसी सीक्वेंस में जो है मैं इस टाइम भी आपको रटवा रहा, लेकिन सेक्टर जो है वो अलग अलग है। ठीक, पहली चीज़ जो लिखने का तरीका मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था वही चैप्टर तरीका है। ऊपर में जो है आपको वृद्धि वर्ष लिखा हुआ है कि किसमें जो है वो सर्वाधिक ग्रोथ रेट या फिर ऋणात्मक ग्रोथ रेट या फिर आपका न्यूनतम ग्रोथ रेट था, वो आपको ऊपर में लिखा हुआ है। ब्रैकेट में जो है उसका उस समय का वृद्धि दर है। ठीक है, देखो इतने सारे सेक्टर हैं, इतने सारे सेक्टर को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है उनका वृद्धि दर करस्पॉन्डिंगली। अगर आपके में कैपेसिटी है तो आप ज़रूर याद रखें, लेकिन आपको वित्तीय वर्ष ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक है, ग्रोथ रेट अगर आपको याद नहीं है तो चल जाएगा आपका काम। ग्रोथ रेट जो है पहले चैप्टर में जितना मैंने बताया है कृषि, उद्योग और आपका सेवा क्षेत्र का करस्पॉन्डिंगली, वो आप याद रखना। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका जो हम लोग लास्ट वाला जो टेबल देखे 2021-22 का ग्रोथ रेट, आप उतना याद रखते हो तो चल जाएगा आपका काम। देखो हालांकि मैंने आपके जो नोट्स में विभिन्न सेक्टरों के जो है वो ग्रोथ रेट का अलग अलग टेबल बना दिया है। ठीक है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने आपको टेबल बना के रखा हुआ है। ये एक टेबल है, इसके बाद वाला जो ये एक दूसरा टेबल है। तो ये दो टेबल जो है वो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप ये टेबल देख सकते हो। देखो कहीं स्वर्ग से नहीं डेटा लिखा हुआ है, मैंने जो आर्थिक सर्वेक्षण से छापा हुआ है, आप भी छाप सकते हो ऐसा। ठीक है, वो टेबल, ये टेबल को भी आप याद रख सकते हो अगर रखना चाहो तो, हालांकि इतना सारा आप याद नहीं रख पाओगे। ठीक, तो आपको क्या काम करना है, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर का एटलीस्ट जितने भी सेक्टर का हमने जो चीज़ें देखी है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में जितने भी सेक्टर है, उसका एटलीस्ट आपको प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का ग्रोथ रेट जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, ये सर्वाधिक, मिनिमम और मैक्सिमम वगैरह वाला ग्रोथ रेट नहीं भी याद करोगे तो आपका काम चलेगा, लेकिन हाँ इसमें टेबल में आपको फाइनेंशियल ईयर जरूर याद होना चाहिए कि किस फाइनेंशियल ईयर में या फिर किस वित्तीय वर्ष में जो है, जैसे आपसे पूछ देगा फसलों का जो है ग्रोथ रेट सर्वाधिक रहा। ठीक है, तो आप बताओगे यहाँ से देख के इस टेबल से सर्वाधिक में क्या है, 16-17 में। 16-17 में जो है वो फसलों का ग्रोथ रेट सर्वाधिक रहा, वो कितने परसेंट, 24.01। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो चलेगा। उसमें केवल फाइनेंशियल ईयर पूछता है, ग्रोथ रेट जो है वो आपका आने की संभावना काफ़ी कम है। देखो मैं बोल रहा हूँ संभावना कम है, आपकी श्रद्धा भक्ति अगर आप जरा कैपेसिटी वाले हो तो आप याद भी रख सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग वाला टेबल फटाफट से कवर करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने देखते हैं फसलें, पशुपालन, वन उद्योग एवं लट्ठे, मछली उद्योग, खनन उत्खनन और प्राथमिक क्षेत्र का सर्वाधिक ग्रोथ रेट कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर में रहा। तो देखिए ये 2016-17 में था, ये 17-18 में था, सॉरी 18-19 में था, ये 16-17 में था, वो 17-18 में था, और उसके बाद 20-21 में था वो, और ये 16-17 में था। ठीक है, याद करने का जो तरीका मैं आपको बताता हूँ वो आपको शायद कोई ना बताएगा। ये है ऑब्जर्वेशन से आप इसको कैसे याद रख सकते हो इस टेबल को। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले आपको ये टेबल आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ऐसे याद रखो, देखो 16-17 वाला जो है ग्रोथ रेट यहाँ पे भी है, इसके बाद एक छोड़ के है 16-17, और उसके बाद दो छोड़ के 16-17। ठीक है, इतना ही याद रखना ना भाई, फसलें से लेकर हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में। इसके बाद वाला जो टेबल है वो मैं अभी बताऊँगा थोड़ी देर में। तो पहले स्थान पर जो 16-17 रखना है, तीसरे स्थान पे 16-17 लिखना है, उसके बाद दो छोड़ के, पहले हमने यहाँ एक छोड़ा, यहाँ पे दो छोड़ के जो है वो आपको 16-17 यहाँ पे लिखना है। इतना कर लिए, इसके बाद क्या करना है, ये लिख लिया, इसके बाद इधर डालो 17-18 और इधर डालो 18-19। ठीक है, ये तीन लगातार हो गए, पहले इधर से इधर जाना है फिर इधर आना है, और बीच वाला जो बचा वो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ये डाल देना, आपका काम हो गया। ठीक है, सर्वाधिक वाला आपने रट लिया 5 सेक्टरों का, कितने 6 सेक्टरों का सर्वाधिक ग्रोथ रेट आपने रट लिया। ठीक है, याद हो गया। पहले यहाँ पे 16-17 डालोगे, उसके बाद एक छोड़ के 16-17 डालोगे, फिर दो छोड़ के 16-17 डालोगे, फिर यहाँ बीच में आना, यहाँ 17-18 डालना, इधर 18-19 डालना,
और इधर प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 डालना। 6 सेक्टर रट गए। इसी प्रकार न्यूनतम ग्रोथ रेट कैसे रटोगे? तो 17-18 यहाँ पर है, यहाँ पे भी 17-18 है और यहाँ पे भी 17-18 है। इसका रीज़न क्या है कि जहाँ पे 16-17 था वहीं उसी के नीचे जो है 17-18 है। देखो, जब ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होती है तो ग्रोथ रेट क्या बताता है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से जो है वो, चलो मैं 80 की स्पीड में गाड़ी भगा रहा था, तो पहले अगर मान लो मैं 20 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था तो 20 से जो है 80 मेरी स्पीड जो है हो गई, वो ग्रोथ रेट हो गई। वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है 20 से 80 की स्पीड में आना। लेकिन 80 से वही आपका 100 की वेरिएशन, ठीक है, वो कम ग्रोथ रेट को दर्शाएगी। हालांकि वैल्यू में 100 जो है वो बहुत बड़ी है, लेकिन आपका 80 से 100 होना और 20 से 80 होना, ठीक है, तो 20 से 80 होना ज़्यादा ग्रोथ रेट को परिलक्षित करता है और 80 से 100 होना जो है वो कम ग्रोथ रेट को परिलक्षित करता है। तो जिस ईयर, फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ रेट जो है वो कम हो जाए। ठीक है, मेरी बात मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। आप ये प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो 16-17 में जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पे आपको 17-18 डालना है, यहाँ पे भी 17-18 डालो और वहाँ पे भी जो है आपका 17-18 डालो। ये कर लिए। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखना है, ये तीनों में डाल दिए। इसके बाद क्या है, यहाँ पर जो है अगला फाइनेंशियल ईयर 18-19 डालना है और जो बचे 2 जगह है वहाँ पे आपको 20-21 डालना है। कर लोगे तो आपने क्या रट लिया, मैक्सिमम ग्रोथ रेट रट लिया, आपके 6 सेक्टरों का मिनिमम ग्रोथ रेट रट लिया। ठीक है, मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 17-18, यहाँ पे 17-18, यहाँ पे भी 17-18। इसके बाद आपको क्या करना है, 17-18 यहाँ पर 18-19 डालो, यहाँ पे 20-21, यहाँ पे भी 20-21, खत्म हो गया आपका काम। क्लियर। नेक्स्ट, ऋणात्मक ग्रोथ रेट कैसे याद रखना है। तो ऋणात्मक ग्रोथ रेट जो है वो आपका इन 3 सेक्टरों में केवल ये 3 जगह पर आपका ऋणात्मक है। मतलब जो ये आपका न्यूनतम ग्रोथ रेट है वही आपका क्या है, ऋणात्मक ग्रोथ रेट है। तो ये जो सेक्टर है वो एक ही बार ऋणात्मक हुए, ये 3 सेक्टर, ठीक है, और वही उनका न्यूनतम ग्रोथ रेट भी है और वही उनका ऋणात्मक ग्रोथ रेट है। लेकिन मछली उद्योग कभी भी ऋणात्मक नहीं हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपसे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा कि ऐसा पूछ देगा, छत्तीसगढ़ में जीएसडीपी के आधार पर स्थिर मैं क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में जीएसडीपी के आधार पर स्थिर मूल्य में ऐसा कौन सा उद्योग समूह है जो हमेशा धनात्मक वृद्धि दर को प्रदर्शित करता रहा है। ठीक है, या फिर आपसे ऐसा पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा उद्योग समूह है जो कभी भी ऋणात्मक वृद्धि दर को प्रदर्शित नहीं कर रहा। तो आपका आंसर होगा मछली उद्योग। ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव में गया ही नहीं है। बाकी सारे सेक्टर जो है वो नेगेटिव में गए हैं, ये कभी भी नेगेटिव में गया नहीं है, इसलिए ये ऋणात्मक नहीं है, ऐसा आपको याद रखना है। मछली सेक्टर जो है वो कभी ऋणात्मक नहीं हुआ। इसके बाद जो है खनन उत्खनन और प्राथमिक क्षेत्र, ये 2 बार ऋणात्मक हो चुके हैं। खनन उत्खनन 2019-20 में भी ऋणात्मक था, -1.96, और 20-21 में भी ऋणात्मक था, -8.96। ठीक है, तो देखिए -1.96 और -8.96 में बड़ा कौन है, बड़ा -1.96 है। इसलिए न्यूनतम वृद्धि में जो है हम लोग -8.96 को यहाँ पर दर्शाएं। ठीक है, जान गया हो गया भाई, नेगेटिव में जितनी वैल्यू रहती है वैल्यू जो है उसकी उतनी ही कम रहती है। तो 8.96 जो है वो छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू -1.96 के। क्लियर। अब देखते हैं इधर, ये भी जो है वो आपका 2 बार ऋणात्मक रहा आपका प्राथमिक सेक्टर। एक बार 17-18 में ऋणात्मक रहा और एक बार 20-21 में ऋणात्मक रहा। 20-21 में दोनों ऋणात्मक थे, आपका खनन उत्खनन और आपका प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, ये 17-18 में एक बार और ऋणात्मक था और ये 19-20 में एक बार और ऋणात्मक था। देखिए इसमें 20-21 में -0.13% ग्रोथ रेट थी इसकी, और इसमें देखिए 17-18 में -4.35% थी।
ठीक है। तो -4.35% जो है वो छोटी वैल्यू है, इसलिए हम लोग न्यूनतम ग्रोथ रेट में जो है -4.35 को दर्शाएंगे। क्लियर। इसके बाद प्रवृत्ति, देखिए छत्तीसगढ़ के जितने भी सेक्टर हैं सभी की प्रवृत्ति घटते बढ़ते रहने की है, ठीक है। तो उनका कभी भी ग्रोथ रेट जो है वो आपका लगातार बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, ना ही तो घटते हुए क्रम में है। ये अप एंड डाउन की स्थिति में चल रहा है, एक बार पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, यही है। तो मैंने आपको पहले क्लास में जो है इसके बारे में डिटेल बताया प्रवृत्ति क्या होती है, जाके देखिए। तो सभी सेक्टरों की प्रवृत्ति जो है वो घटते बढ़ते क्रम में है, ठीक है। तो ये वाला टेबल समझ में आ गया इतना। इसके बाद का जो टेबल है, ठीक है, वो टेबल भी जो है इसी से रिलेटेड है, उसको हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए फटाफट से ये वाला भी टेबल खत्म कर रहे थे, इसके बाद क्लास ओवर करेंगे, बहुत लंबी क्लास हो गई आई गेस, ठीक है। तो मैं बिना किसी टाइम वेस्ट के आपको चालू कर देता हूँ यहाँ से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर विभिन्न सेक्टर और इसके बाद ग्रोथ रेट, जैसा कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्वाधिक ग्रोथ रेट। सबसे पहले कृषि देखते हैं, 16-17 में सर्वाधिक था, विनिर्माण 18-19 में सर्वाधिक था, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति 16-17 में सर्वाधिक था, निर्माण 20-21 में सर्वाधिक था, 18-19 में सर्वाधिक था द्वितीय क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र सर्वाधिक था 18-19 में, और सेवा क्षेत्र सर्वाधिक था 21-22 में, ठीक है। इसी प्रकार न्यूनतम ग्रोथ रेट देख लेते हैं। तो कृषि जो है वो 17-18 में न्यूनतम था, ठीक है। विनिर्माण 16-17 में न्यूनतम था, 20-21 में विद्युत गैस जलापूर्ति में न्यूनतम था, ठीक है। निर्माण हो गया, ये भी द्वितीय क्षेत्र भी हो गया, उद्योग क्षेत्र भी हो गया और सेवा क्षेत्र भी हो गया, सभी के सभी जो है वो आपके 20-21 में न्यूनतम थे। तो देखो न्यूनतम वाला तो आपको याद हो गया, 20-21 में आपको लास्ट के जितने भी 5 हैं, 5 सेक्टर, ये सभी के सभी जो है न्यूनतम ग्रोथ रेट को परिलक्षित कर दें, ठीक है। यही सीक्वेंस से याद रखना, तभी तो आपका काम बनेगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे 16-17 डालना है, विनिर्माण में इधर 17-18 डालना है, क्लियर। इसी प्रकार सर्वाधिक आप याद कर सकते हो। सर्वाधिक याद करने के लिए देखो कोई कॉमन ट्रिक दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पर एक छोड़ के 2018-19, फिर 2 छोड़ के जो है 18-19, उसके बाद 18-19, ठीक है। तो एक छोड़ के एक बार 18-19, फिर 2 छोड़ के 2 बार 18-19, क्लियर। इसके बाद 16-17 देखिए, एक छोड़ के 16-17, ठीक है। यहाँ पे 20-21 है और इधर है 21-22। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा याद करने की कोशिश करना है, इसको जमा के अपने तरीके से। ग्रोथ रेट नीचे लिखा हुआ है, उसको आपको याद करने की इच्छा होगा तो याद कर लेना, अदरवाइज ये सारी चीज़ें ग्रोथ रेट जो है वो ज़रूरी नहीं है। अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं देखा हुआ है, ठीक है। कैसा पूछ देगा कि आपका 2020-21 में निर्माण क्षेत्र का ग्रोथ रेट कितना था, ऐसा नहीं पूछता था, ठीक है। अभी तक तो नहीं आया, अब अगली बार आ गया तो फिर बात अलग है। 21-22 का जो है आपको ग्रोथ रेट ज़रूर याद रखना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपका सारे सेक्टर जो है, जो इनका न्यूनतम ग्रोथ रेट है वही आपका ऋणात्मक ग्रोथ रेट है, इसलिए मैंने इसको लाइन खींच के दिखाया है। प्रवृत्ति जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि सभी क्षेत्रों की जो है प्रवृत्ति जो है वो घटते बढ़ते रहने की है। तो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है कि जो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है, लगातार घटते बढ़ते रहने की जो है इनकी स्थिति बनी हुई है, ठीक है। देखो ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो, फ्री में मैं नहीं दे सकता ये आपको, ठीक है। बाकी आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो, आर्थिक सर्वेक्षण से लिखिए जितनी चीज़ें मैंने बताई है। नोट्स में आपको कुछ और चीज़ें हैं, आप उसको देख सकते हो, ठीक। मेरे ख्याल से जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज और कंसाइज फॉर्म में मैंने आपको बताई है, ठीक है। इसके अलावा आपको फिर भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बहुत शुक्रिया, आपने आखिरी वीडियो पर जो है वो अच्छा रिस्पांस दिखाया, इसलिए जो है मैं वीडियो जल्दी बना के दे रहा हूँ। अगर आपको पटवारी एग्ज़ाम के लिए जल्दी आर्थिक सर्वेक्षण के वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ 5 बातें मेरे लिए करो। पहला, वीडियो को लाइक करो, उसमें कमेंट करो थम्स अप डाल के। सेकंड, आपको क्या करना है, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। तीसरा काम क्या करना है, थोड़ा सा टाइम निकाल के भाई शेयर कर दो, वेरियस स्टडी प्लेटफॉर्म है वहाँ शेयर कर दो। चौथी चीज़ जो है आपको वीडियो को पूरा देखना है, ये काम कर दोगे भी तो बहुत अच्छी बात होगी। और 5वीं चीज़ जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम में भी फॉलो कर लो, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी, ठीक है। ग्रुप से भी जुड़िए, हमारे वेरियस ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सअप ग्रुप से,
और कम्युनिटी को बड़ा बनाइए। कम्युनिटी जितना ज़्यादा बड़ी बनेगी हम लोग एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही जल्दी आपके लिए आने वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।